Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की विषय वस्तु और उसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमने इस लेक्चर सीरीज़ में संगठन, उसके अर्थ, संगठनात्मक व्यवहार की उपयोगिता, उसके इतिहास के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने वर्क मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझा। अब आज से हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लीडरशिप के बारे में अपनी चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। आगे के कुछ लेक्चर्स में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लीडरशिप किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या उपयोगिता है, लीडरशिप के कौन कौन सी थे, किन किन परिस्थितियों में हम किस प्रकार की जो स्थिति है उसे लीडरशिप के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम किस प्रकार नेतृत्व या लीडर्स के द्वारा एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को, उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जिस प्रकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को मॉडिफाई या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लीडरशिप किसे कहते हैं। तो हम आज लीडरशिप में उसकी डेफिनेशन और उसके अवयवों, एलिमेंट्स और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि यदि हम इस पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करें और कहें कि हमें सभी को दो हिस्सों में बांटना है, या कहें कि हम इन सभी को दो कैटेगरीज में बांटना चाहते हैं, तो वो कौन सी दो कैटेगरीज हो सकती हैं जिसमें हम सभी व्यक्तियों को बांट सकें। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या हम अपने सभी एम्प्लॉइज़ को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं? तो हम ये कह पा सकते हैं या हम यह कह सकते हैं कि हम इन सभी को दो कैटेगरीज में, एक लीडर्स, दूसरा फॉलोअर्स, इन दो मेजर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार ये जो कैटेगरीज हैं ये वर्क करती हैं और किस प्रकार हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को समझने और इम्प्रूव करने में लीडर्स और फॉलोअर्स के इन कॉन्सेप्ट्स को समझना आवश्यक है। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि हम सभी पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर चाहें तो दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला लीडर्स, दूसरा फॉलोअर्स। लीडर्स का यहाँ क्या अर्थ है कि वो जो बाकी लोगों के लिए गोल सेट करते हैं, बाकी लोगों का जो बिहेवियर है उसे डायरेक्ट करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरे वो लोग जो लीडर्स हैं वो जिस तरह का गोल सेट कर रहे हैं, जिस तरह के नॉर्म्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस तरह का डिमांड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं।
यदि अभी हम इस पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहें कि आप क्या करना पसंद करते हैं, दूसरों को लीड करना या दूसरों की बातों को मानना, अर्थात अगर किसी ने कुछ डिसाइड किया तो हम जैसा वो डिसाइड करता है उसको फॉलो करते हैं। ऐसा ही आपके ग्रुप्स में होता है। तो आप देखेंगे चाहे वो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो या एक सोसाइटी का ग्रुप हो, उसमें एक या दो लोग एक लीडरशिप का रोल प्ले करने लगते हैं। वो ये डिसाइड करने लगते हैं कि बाकी लोग क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और जो उनकी परफॉर्मेंस है उसे वो मॉनिटर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सिंपली अगर आपका एक कोई खेलने का भी ग्रुप है तो आप देखेंगे कि आप उस ग्रुप में एक लीडर को इमर्ज होते हुए देखेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगा और आपको बताएगा, और जो बाकी लोग हैं वो उसकी बातों को मानते हुए अपने व्यवहार को उसी के अकॉर्डिंगली परिवर्तित करते चले जाते हैं। तो ये दुनिया इन्हीं दो तरह के लोगों से मिलके बनी है, एक जो लीडर्स हैं, दूसरे जो फॉलोवर्स हैं। तो या तो आप एज ए लीडर वहाँ पर वर्क करते हैं, यदि आप लीडर नहीं हैं तो वहाँ पर आप एज ए फॉलोवर का रोल प्ले कर रहे होंगे, कोई और लीडर होगा जिसके आप फॉलोवर्स होंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखते हैं कि कुछ लीडर्स होते हैं और बाकी लोग उनके फॉलोवर्स होते हैं। तो ये जो लीडर्स होते हैं ये सिग्निफिकेंटली हमारे फॉलोवर्स के बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए यदि मुझे फॉलोवर्स के बिहेवियर को मैनिपुलेट करना हो, चेंज करना हो, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं लीडर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो लीडर्स के फंक्शंस हैं या जो लीडरशिप का स्टाइल है उसे चेंज करूं, मॉडिफाई करूं, जिससे कि उसका प्रभाव मेरे फॉलोअर्स पर पड़े और उनका व्यवहार भी उसी तरह का हो जिस तरह का हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अब आगे हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी का जो फुलफिलमेंट है या उसकी जो सक्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया में आप कह सकते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है, सोसाइटी के क्राइटेरिया में आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी का स्मूथ रन है, स्मूथ फंक्शनिंग है। इनके लिए लीडर्स और फॉलोवर्स इन दोनों का ही होना और इन दोनों का ही प्रॉपर फंक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि लीडर अपने फंक्शंस को, अपने कार्य को भली भांति ना कर पाए या फॉलोवर्स के जो रोल्स हैं, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल ना कर पाए, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी सोसाइटी को इससे हार्म होता है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब हम ये समझने में सक्षम हुए कि लीडरशिप हमारे ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लीडर्स के साथ साथ फॉलोवर्स का भी क्या इम्पोर्टेंस है, और ये दोनों मिलकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग में किस प्रकार हेल्प करते हैं। अब हम लोग आगे लीडरशिप की जो डेफिनेशंस हैं उन्हें कंसीडर करते हुए लीडरशिप के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि लीडरशिप की डेफिनेशन में कहा गया कि लीडरशिप एक प्रभाव है जिसमें व्यक्ति नेता की स्थिति में होता है। कोई एक जो लीडर होता है वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन लीडरशिप की, जैसा हम लोगों ने अभी इस इनफॉर्मल डिस्कशन में कहा कि जब भी कोई ग्रुप होता है तो उसमें कोई एक व्यक्ति एक लीडर का रोल प्ले करता है, और उस लीडर का जो मेन रोल है वो है कि जो बाकी फॉलोवर्स हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उनके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करे। अब जो आगे की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ये एक ऐसी क्षमता, एबिलिटी है, क्षमता है किसी व्यक्ति की, कैसी, जो इन्फ्लुएंस करे फॉलोवर्स को या बाकी ग्रुप मेंबर्स को, उनको मोटिवेट करे। अर्थात जो लीडर्स हैं वो
हमारे जो बाकी कर्मचारी हैं, बाकी मेंबर्स हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ मोटिवेट करें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। उसके बाद उनको एनेबल अदर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इफेक्टिवनेस ऑफ ए वर्किंग ग्रुप। इसका अर्थ है कि वो ये इंश्योर करे, इस बात को इंश्योर करे कि जो वर्किंग ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप है, वो इफेक्टिवनेस, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो गोल्स हैं, उन्हें वो इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके। इसके लिए बाकी सभी लोग अपना अपना योगदान दें। वो जिस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं उस इफ़ेक्टिवनेस में, उस गोल को अचीव करने में, जो भी उनके रोल्स हैं, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे वो आगे अपने इस ग्रुप की फंक्शनिंग में योगदान कर सके। अब हम लोग आगे की स्लाइड्स में लीडरशिप की जो बाकी की डेफिनेशंस हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ ये जो डेफिनेशंस हैं उनमें जो पहली डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि लीडरशिप एक क्रिया है या एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें नेता लोगों पर अपना प्रभाव डालता है। जैसा हमने पहले की डेफिनेशन में भी देखा कि लीडर मेंबर्स पर, फॉलोवर्स पर इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर पाता है, और वह यह क्यों कर रहा है? उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी करता है। जैसा हम लोगों ने डिस्कशन में पहले कहा कि वो फॉलोवर्स को डायरेक्शन देता है। किसके लिए? कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने अपने ग्रुप के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्टेब्लिश किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को वो प्राप्त कर सकें, अटेन कर सकें, उन गोल्स को फुलफिल कर सकें। तो ये हमारे लीडर की एक क्रिया है, या आप कहें कि ये उसका फंक्शन है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो कहती है एबिलिटी। अगेन लीडरशिप क्या है? एबिलिटी। किसको? इन्फ्लुएंस करने को, किसके? ग्रुप के बाकी मेंबर्स को, ताकि जो ग्रुप है वो क्या कर सके? अचीव कर सके। किसको? विजन या सेट ऑफ गोल्स। तो अब अगर हम इसे सामान्य शब्दों में समझें तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ विजन होते हैं, कुछ मिशन होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण, या आप कहिए उसे स्ट्रक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे जो लीडर है वो क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, ताकि वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, विजन्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए अपना योगदान दे। अब आगे जो डेफिनेशन है वो नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित कर रही है? अगेन एक योग्यता, एबिलिटी के रूप में, जहाँ पर वो क्या कह सकता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंक्लूड किया, स्वेच्छा से। अर्थात लीडरशिप में हम लोग जो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें लीडर बाय फोर्स या किसी को ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर रहा है कि वो उस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व हो या एंगेज हो। ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये स्वेच्छा से, वो जो लीडर जो चाह रहा है, या लीडर जिस तरह के फंक्शंस को, जिस तरह के बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा है, उसको स्वेच्छा से करते हैं, उसके डायरेक्शंस को स्वेच्छा से मानते हैं। अगर वो आपको कोई पाथ शो कर रहा है, आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न डिसाइड कर रहा है, तो जो मेंबर्स हैं वो उसे समहाउ स्वेच्छा से एक्सेप्ट करते हैं, और उसके लिए जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जिस तरह का वो योगदान कर सकते हैं, उसमें वो अपना योगदान करते हैं। आगे लीडर्स एंड फॉलोअर्स इंटरैक्ट, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक डायनेमिक और पर्पसफुल रिलेशनशिप जनरेट करते हैं या बनाते हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसा शुरू में ही कहा कि लीडर्स और फॉलोअर्स दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चूँकि लीडर के पास इन्फ्लुएंस करने की पावर है तो लीडर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और जो फॉलोअर्स हैं उनका इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है। यहाँ दोनों का ही इम्पोर्टेंस है, दोनों का ही सिग्निफिकेंस है, और ये दोनों मिलके जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ रेस्पॉन्स करते हैं, तो वो लोग मिलकर एक बहुत ही डायनेमिक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। और वो जो डायनेमिक और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है उसका एक पर्पस भी होता है। क्या कि अगर हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया है, इसमें एक लीडर है, बाकी फॉलोअर्स हैं, तो इस ग्रुप का एक पर्पस है इस ग्रुप को डेवलप करने का। इस लीडर्स के जो फंक्शंस हैं उनका भी एक पर्पस है, इस लीडर का भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई पर्पस नहीं है, हमने बस ऐसे ही ये ग्रुप बनाया, इसमें एक व्यक्ति लीडर का रोल प्ले कर रहा है, बाकी फॉलोअर्स के रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, इनके इस रिलेशनशिप का एक पर्पस होगा। वो पर्पस उस कॉन्टेक्स्ट, उस एनवायरनमेंट, उस ग्रुप की नेचर और वो जो ग्रुप क्यों इस्टेब्लिश किया गया, उसका एम क्या था, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब जो आगे डेफिनेशन है या जो आगे और इसके बारे में जानकारी है उसमें माना गया कि लीडरशिप एक क्रूशल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कब? इन कन्फ्रंटिंग, एड्रेसिंग, डिजाइनिंग एक्शनेबल सॉल्यूशंस टू द इश्यूज और द चेंजेस। कौन से चेंजेस या कौन से इशू जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि मैं इस पूरी डेफिनेशन को, इन पूरे सेंटेंस को बहुत आसान शब्दों में डिलीवर करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के मैं चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ उसके लिए लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लीडरशिप मुझे हेल्प करेगा कि जो इश्यूज आ सकते हैं उससे या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उससे मुझे कैसे कन्फ्रंट करना है, क्योंकि लीडर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव का भी काम करता है, किसके? ग्रुप का। तो अगर कोई इश्यूज हैं या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं तो यहाँ पे लीडर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उसके साथ साथ ये मुझे और क्या हेल्प करता है? एक्शनेबल सॉल्यूशन, अर्थात कि अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है या मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं तो उन चेंजेस को मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूं, उनका क्या प्लानिंग हो, उनका क्या सीक्वेंस हो, किस तरीके से जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस मुझे मिले, उनका सपोर्ट मुझे मिले कि ये जो मेरे चेंजेस हैं या ये जो मैं न्यू चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ या ये जो प्रॉब्लम बाय द वे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ गई हैं इनके लिए मुझे कोई सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेट करना है, तो हमारा लीडर इन सभी परिस्थितियों में हमारी मदद करता है ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव होता चला जाए। तो यदि हम आसपास भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जिस ग्रुप में जो लीडर्स हैं वो इफ़ेक्टिव लीडर्स हो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, जो लीडर्स हैं वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली डिलीवर कर रहे हों, वो अपने कार्यों को भली भांति पूरा कर रहे हों, तो उस सोसाइटी में, उस ग्रुप में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीडर्स के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है, तो वो क्या कर सकता है, उन प्रॉब्लम्स को आने से पहले उनके लिए जो एक प्रिकॉशंस या एक जो एक्शन प्लान है वो पहले से प्लान कर सकता है। इसके साथ साथ यदि मुझे कोई बहुत चेंजेस अपनी सोसाइटी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करने हों तो उस कंडीशन में भी जो लीडर है ये एक मीडिएटर, मॉडरेटर का रोल प्ले करता है
कि वो जो एक्शन प्लान है जो डिसाइड किया वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट या इनकॉर्पोरेट किया जाए। अगर लीडर उस चेंज की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके जो बेनिफिट्स हैं या उसका जो आउटकम है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, उसे अपने फॉलोअर्स को समझाने में, उन्हें कन्विंस करने में फेल होता है, तो हमारे फॉलोअर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है उस चेंजेस को ऑप्ट करना, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है उन चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करना। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक लीडरशिप के अर्थ और सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा की और जाना कि लीडरशिप को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से लीडरशिप हमारे ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में जो चेंजेस हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस इम्प्रूवमेंट के लिए हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, उसमें लीडर्स किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम आगे लीडरशिप के इसी डिस्कशन को बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि लीडरशिप के लिए एक ट्रेडिशनल बेसिक क्या आइडिया है। अगर आप किसी से बात करें और कहें कि लीडरशिप के बारे में तुम क्या जानते हो, या आप उससे कहें कि लीडर किसे कहते हैं, तो बहुत ट्रेडिशनली, बहुत सामान्य शब्दों में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो क्या कह सकता है कि जो एक हीरो की फिगर होती है, हीरो की फिगर अर्थात जिसको लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, पसंद करते हैं, जिसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मतलब एक वो ऐसा एक फिगर है जो मैक्सिमम बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हीरो या हीरोइक फिगर का यही अर्थ है। जैसे जब कोई एक मूवी आती है तो आप उसमें देखेंगे जो उसमें हीरो का रोल होता है, जो हीरो की एक फिगर होती है, तो बाकी जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो उस फिगर, उस फंक्शन, उसके जो फॉर्म है उसके जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर कोई हीरो या कोई मूवी बहुत हिट होती है, उसका कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हिट होता है, तो जो बाकी मेंबर्स हैं वो उसके जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली उस फिगर ने जो बाकी लोग हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। तो यदि मुझे अपनी सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज इनकॉर्पोरेट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस फिगर के माध्यम से मैं अपने सोसाइटी में जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। इसके बाद अगर आप बात करें तो वो कहेंगे कि जो लीडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैरिस्मेटिक। मतलब वो जब आते हैं तो जो पूरा माहौल है वो बदल जाता है। आप बहुत सिंपली अगर किसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा लीडर पसंद है, तो बताएंगे कि मुझे सो एंड सो लीडर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप उनसे पूछेंगे कि क्यों, कि नहीं उसमें बहुत करिश्मा है, वो आते हैं, भाषण देते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है, लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, उनकी बातों पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो लीडर है, ये हमारे या हमारे ग्रुप के लिए जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उनके लिए बात कर रहा है, और इसके अंदर वो ताकत है, वो करिश्मा है कि ये उन पॉजिटिव जो आउटकम्स हैं या जो पॉजिटिव डिमांड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर सकता है। ये वो चेंजेस ला सकता है सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में जिन चेंजेस के लिए हम जब से स्ट्रगल कर रहे हैं, या हम चाहते हैं कि इस तरह के चेंजेस हमारी सोसाइटी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो ये जो कैरिस्मेटिक फिगर होते हैं ये बड़ी आसानी से अपने जो फॉलोअर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनमें देखते हैं, या जो रिलीजियस फिगर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं उनमें देखते हैं, तो लोग बताते हैं कि वो बहुत चमत्कारी गुण रखते हैं, बहुत उनके अंदर चमत्कार करने की क्षमता है। तो ये कौन सा व्यू है? एक ट्रेडिशनल व्यू है। किसको समझने के लिए? लीडरशिप को समझने के लिए। तो जैसे कैसे लीडर हो सकते हैं? रिलीजियस लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर्स हुए जिन्होंने सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए। अब हम लोग आगे अगर देखें तो लोगों का ट्रेडिशनली ये भी मानना होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके पास एक पोजिशनल पावर होती है।
यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सभी लीडर्स के पास वो पोजिशनल पावर हो, लेकिन कोई भी जो पोजीशन लीडर ओन करता है उस पोजीशन के साथ उसे कुछ पावर मिलती है कि यदि मैं लीडर हूँ तो मेरे पास एक डेजिग्नेशन होगी, एक हायरार्की होगी, एक रोल मुझे दिया गया होगा। तो अगर डेजिग्नेशन भी नहीं है तो वो जो रोल मेरा है वो अपने आप में पोजीशनल पावर मुझे दे रहा है। जैसे अगर एक कोई इनफॉर्मल ग्रुप भी है, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि ये कैप्टन है, तो जो यहाँ कप्तान है ये किसका रोल प्ले कर रहा होगा? उस गेम के लिए या उस ग्रुप एक्टिविटी के लिए लीडर का रोल प्ले कर रहा होगा। तो यहाँ पर उसे अपनी उस पोजीशन की वजह से एक पावर उसे मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीडर कौन होता है, तो आप बताएंगे कि वो लीडर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जो इसका इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटीज़ है, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, बौद्धिक जो ताकत है उसकी ज़्यादा है। क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा है? क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, हमारा जो इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं ज़्यादा होंगी, तो क्या होगा? हम लोगों के लिए आसान होगा कि जो बाकी फॉलोअर्स हैं हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें। हम उन्हें अपनी नॉलेज से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उन्हें अपने क्रिएटिविटी इनोवेशन से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। यदि फॉलोअर्स के पास कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाते हैं? लीडर के पास। तो लीडर के पास किस उम्मीद से वो जाते हैं कि जो लीडर है ये हमें कोई सॉल्यूशन देगा। तो सॉल्यूशन देने के लिए उसे क्या ज़रूरत है कि उसके पास ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हो कि उस प्रॉब्लम को समझे, उस प्रॉब्लम की नेचर को समझे और अपनी नॉलेज से वो उस प्रॉब्लम के लिए एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे, ताकि जो फॉलोअर्स जिस एक्सपेक्टेशन से आए हैं उनकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो और उनका अपने लीडर के लिए जो बिलीफ है वो और ज़्यादा बढ़े। उसके बाद लीडर का एक और जो मेजर पर्सपेक्टिव है या आप कहिए कि फंक्शन है, वो है परसुएशन। तो परसुएशन का यहाँ क्या अर्थ है कि जो लीडर है वो अपनी बातों को दूसरों से मनवाने के लिए जो उसके अंदर क्षमता है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है। लीडर का टास्क भी ऐसा ही है कि वो बाकी लोगों को परसुएड कर सके कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो सही है, तुम्हारे फ़ायदे के लिए है और जो तुम ये कार्य करोगे इससे एट द एंड लास्ट में तुम्हें बेनिफिट होंगे। तो ये लीडरशिप को लेकर एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशनल अप्रोच है जिससे हम लोग लीडरशिप को डिफ़ाइन या लीडर्स के क्या फंक्शंस या लीडर को हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि लीडरशिप को हम एक प्रोसेस की तरह भी और एक एसेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ प्रोसेस का क्या अर्थ है कि जो लीडर है वो किस में बिलीव करता है? एप्लीकेशन अर्थात यूज़ करने में। कैसा? नॉन कोएरेसिव इन्फ्लुएंस। तो प्रोसेस का यहाँ क्या अर्थ हुआ कि ये एक प्रक्रिया है लीडरशिप, जिसमें लीडर क्या कोशिश करता है कि जो उसके पास नॉन कोएरेसिव पावर है, इसका अर्थ है कि वो बहुत बलपूर्वक या किसी को प्रेशराइज करके अपनी बातें नहीं मनवाएगा, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जो नॉन कोएरेसिव इन्फ्लुएंस है अर्थात वो उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन से, अपने नॉलेज से, अपने डायरेक्शन से, अपनी और जो बेसिक एबिलिटीज़ हैं उनके माध्यम से उनका उपयोग करते हुए लीडरशिप के जो फंक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करेगा। उसके बाद एसेट। एसेट का अर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब मेरे पास कुछ स्पेसिफिक एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक है कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, अगर ये मेरे अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है तो मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को एक एसेट की तरह, एक प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहा हूँ। किसके लिए? टू इन्फ्लुएंस सक्सेसफुली, इन्फ्लुएंस करने के लिए, आगे अपनी लीडरशिप के जो प्रोसेस हैं उन्हें बढ़ाने के लिए। अब हम लोग आगे ये समझते हैं कि जो
लीडरशिप है ये व्यक्तिगत अर्थात व्यक्ति के एक व्यक्ति के रूप में और समूह के रूप में प्रभावित करता है। अब हम लोगों ने ये समझा कि लीडरशिप किस किस तरीके से ग्रुप मेंबर्स को प्रभावित कर रहा है। तो लीडर्स के अंदर ये क्षमता होती है कि वो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह और उस पूरे ग्रुप बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो नेतृत्व या लीडर्स का हम इस्तेमाल अपनी ग्रुप बिहेवियर को चेंज करने में, अपने ग्रुप बिहेवियर को समझने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, और यदि हमें ज़रूरत है तो उनकी फंक्शनिंग में जो पॉजिटिव चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं उनके लिए हम लोग लीडर्स का उपयोग करते हैं, या लीडरशिप हमें उस फंक्शनिंग के लिए हमारी मदद करती है। अब हम लोग आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बार बार जब लीडरशिप को डिफ़ाइन किया तो हमने इन्फ्लुएंस वर्ड का यूज़ किया। इन्फ्लुएंस का हम सामान्य शब्दों में क्या अर्थ समझ सकते हैं कि मेरा तुम्हारे ऊपर प्रभाव है, लेकिन प्रभाव का क्या अर्थ हुआ? प्रभाव का अर्थ हुआ कि यदि तुम मुझसे प्रभावित हो तो कैसे काम करोगे जैसा मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इन्फ्लुएंस करने की ताकत है तुम्हें। तो आप देखिए कि जिन जिन लोगों से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो लोग जिस तरह का काम करना चाहते हैं या आपसे कराना चाहते हैं वो आपसे करा लेते हैं। आप अगर देखें कि अगर आपके पास आप एक सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पर कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो जिसका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, तो यदि वो व्यक्ति आपसे आके कहे कि आप आज शाम को 5 बजे आप मेरे साथ चलिएगा, कुछ काम है, तो क्योंकि आप उसके अंडर इन्फ्लुएंस हैं तो आपके पास यदि अपना कोई समहाउ कुछ छोटा मोटा काम है या बहुत कुछ सिग्निफिकेंट काम नहीं है तब भी आप उसके साथ चल देते हैं। कई बार आप अपने बहुत सिग्निफिकेंट जो वर्क हैं उनको भी छोड़कर अपने लीडर्स के साथ चल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आपको इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। ये आपके बिहेवियर के साथ साथ और क्या बदलता है? आपका ओपिनियन, आपका एटीट्यूड। तो देखिए, जैसे यदि आप किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं तो क्या होगा, उस व्यक्ति के जो ओपिनियन हैं, जो एटीट्यूड हैं, परसेप्शन हैं, बिलीफ हैं, आपके भी बिलीफ, परसेप्शन, एटीट्यूड उनके जैसे जैसे होते चले जाएंगे। या जैसे अगर हम यहाँ पर किसी से पूछें कि आप किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो अगर किसी ने बताया कि हम महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड हैं या हम भगत सिंह से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे इस इन्फ्लुएंस का अर्थ है कि ये जो व्यक्ति हैं इनके जो बिलीफ थे, इनके जो परसेप्शंस थे, इनके जो थॉट्स थे, इनके थॉट्स ने आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो परसेप्शंस हैं, आपके जो बिलीफ हैं, इन्हें शेप होने में हेल्प की। तो आप अगर भगत सिंह से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आपके बिलीफ सिस्टम, आपके परसेप्शंस कैसे होंगे? जैसे भगत सिंह के परसेप्शन हैं, या जैसे भगत सिंह ने अपने परसेप्शंस के बारे में लिखा या आपने जानकारी एकत्र की। उसी तरीके से यदि आप महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो महात्मा गांधी के जो थॉट्स हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, आपके परसेप्शन, आपका बिलीफ सिस्टम महात्मा गांधी के टीचिंग्स, उनकी राइटिंग्स, उनकी इन्फॉर्मेशंस के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा और शेप होता चला जाएगा। तो आप भी उसी तरह का बिहेवियर धीरे धीरे शो करेंगे या शो करने की कोशिश करेंगे जिस व्यक्ति से या जिस लीडर से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि लीडर्स हम इन्फ्लुएंस के माध्यम से क्या करते हैं, वो परसेप्शंस में, बिलीव्स में, जो हम लोगों का फेथ सिस्टम है, जो हमारा एटीट्यूड है, उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं। और उस इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से धीरे धीरे जो कि हमारे एटीट्यूड, परसेप्शंस और हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है वो भी उस बिलीफ सिस्टम या उस डिमांड, उस ऑब्जेक्टिव या लीडर के उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाता है। अब जैसा हम लोगों ने
पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो लीडरशिप है उसमें बल का प्रयोग बाय फोर्स नहीं किया जाता, ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है। तो यदि अगर मैं बाय फोर्स आपसे कहूँ या किसी ग्रुप मेंबर से कहूँ कि आप इस तरह का काम कीजिए, और मेरे पास उस समय, उस काल में, उस सिचुएशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में ताकत है कि मैं आपको उस कार्य को करने में इन्वॉल्व कर दूँ ताकत से, बाय फोर्स, या ज़ोर ज़बरदस्ती कहूँ आपसे कि नहीं चलो ये काम करो, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं लीडर हूँ? नहीं। लीडरशिप में आप किसी को बाय फोर्स या ज़ोर ज़बरदस्ती अगर कुछ कार्य कराते हैं तो वहाँ उसके जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो चेंज हुए, लेकिन ये जो लीडरशिप का बेसिक आइडिया है कि यहाँ पर हम लोग बाय फोर्स जो चेंजेस हैं उन्हें नहीं लेते, कैसे हमारे पास होंगे? स्वेच्छा से जो लिया होगा, स्वेच्छा से उन्होंने उस तरह के जो बिहेवियर्स हैं उन्हें ऑप्ट किया होगा। तो उसके बाद अब हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें बनती हैं। पहला क्या बना? लीडर, दूसरा उसके फॉलोवर, और तीसरा क्या हुआ हमारे पास? उसकी सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लीडर क्या है, फॉलोवर क्या है, लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉलोवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सिचुएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यदि अगर कोई कहे कि ये जो लीडर है ये किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? फॉलोवर को। तो हाँ, ये एक रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ लीडर ही फॉलोवर को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, फॉलोवर का भी इम्पैक्ट हमारे लीडरशिप या लीडरशिप की स्टाइल पे पड़ता है। तो कैसे फॉलोवर हैं, फॉलोवर्स की क्या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या परसेप्शंस हैं, उनकी क्या डिमांड है, ये भी हमको लीडर्स को प्रभावित करता है। अब हमने ये डिस्कशन में कहा था कि लीडर्स और फॉलोवर्स मिलकर इंटरेक्शन करते हैं और एक पर्पसफुल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हमने लीडर और फॉलोवर का तो डिस्कशन किया, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, एक और फैक्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग लीडर फॉलोवर्स के रिलेशनशिप को और लीडर और फॉलोवर्स के जो फंक्शंस हैं, आउटकम्स हैं, उन्हें समझें। क्योंकि लीडर्स और फॉलोवर्स कहीं वैक्यूम में नहीं है, वो जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट होगा, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका एक एनवायरनमेंट होगा, और वो जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, वो जो एनवायरनमेंट है, वो लीडर को, फॉलोवर को, और लीडर और फॉलोवर का जो इंटरेक्शन है और जो उसके बीच में रिलेशनशिप है उसको भी प्रभावित कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टेक्स्ट के डिमांड्स, कॉन्टेक्स्ट की लिमिटेशंस, ये एक हमारे लीडर और फॉलोवर्स का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसे इन्फ्लुएंस करता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों मिलकर इस लीडरशिप और फॉलोवर का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे कंप्लीट करते हैं। कौन कौन? लीडर, फॉलोवर और जो कॉन्टेक्स्ट है, चाहे आप उसे एनवायरनमेंट कहें, चाहे आप उसे सिचुएशन कहें, मतलब कोई भी एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं, लीडर और फॉलोवर से अतिरिक्त वो सभी मिलके इस पूरे के पूरे प्रोसेस, इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में जो डिस्कशन था, उसके मीनिंग के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उस फंक्शंस का क्या आउटकम होता है और लीडर्स किस तरीके से फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब हमने अपना डिस्कशन कंप्लीट किया। अब हम लोग लीडर्स के जो बेसिक फंक्शंस हैं कि लीडर क्या क्या काम करता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो लीडर का पहला काम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग गोल। डिटरमाइनिंग गोल का क्या अर्थ हुआ कि जो लीडर है वो सबसे पहले क्या करता है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं, संगठन में जो संगठन है, सोसाइटी है, सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं या जो हमने ग्रुप बनाया है, उसके लिए गोल्स डिटरमाइन करता है कि हमें क्या अचीव करना है। तो गोल का डिटर्मिनेशन हमारे लीडर का पहला टास्क हुआ। उसके बाद जो सेकंड टास्क है वो है डायरेक्शन।
जब मैंने ये निर्धारित कर लिया कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अब मैं क्या करूँगा कि उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन गोल्स को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। इसके लिए जो डायरेक्शन चाहिए, जो पाथ चाहिए, वो कौन ढूंढता है, या उस पाथ को आइडेंटिफाई करके हमारे फॉलोअर्स को कौन डायरेक्शन देता है? लीडर। तो जैसे हम एक छोटा सा अगर केस स्टडी या एग्जांपल लें कि अगर हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उसका क्या काम था कि हमें ये एक पर्टिकुलर जो इवेंट है इससे प्लान करना है। हमारे पास कोई एक टास्क है, एक इवेंट है, उसे प्लान करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जब हमारे लीडर ने उस इवेंट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, फाइनल कर लिया, तो वो क्या करेगा, उस इवेंट में उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हमें कंप्लीट करना है उसके लिए डायरेक्शन देगा। वो बताएगा कि ये तुम्हारा काम है, तुम इस तरीके से करो, ये तुम्हारा काम है, तुम इस तरीके से करो, और तभी जाके हम लोग अपने इस ग्रुप के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो लीडर का नेक्स्ट फंक्शन है वो है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है कि जब आप कोई गोल बनाते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है। आप टाइम को मैनेज करते हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास इतना समय है और मैं इतने समय में इस गोल को अचीव कर लूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट गोल या जो और उसका जो मेजर गोल्स हैं उन्हें अचीव करूँगा। तो उसके लिए जो टाइम, जो रिसोर्स है, उसको वो मैनेज करने का, प्लान करने का प्रयास करता है, ताकि हम लोग अपने ग्रुप की जो फंक्शनिंग है, अपने ग्रुप के जो रिसोर्सेज हैं, उसके मिनिमम वेस्टेज हो और जो हमें गोल अचीव करने हैं उसे हम लोग स्मूथली अचीव कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट, या आप कहिए एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर। इन दोनों के बीच में एक लिंक, एक ब्रिज की तरह काम करना। तो देखिए, अगर एक तरफ एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरी तरफ एम्प्लॉय या मैनेजर्स हैं, तो क्या करेगा हमारा लीडर? इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करेगा। वो खुद एक लिंक की तरह फंक्शन करेगा, एक ब्रिज बनेगा। तो अगर यदि एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ के कुछ इश्यूज़ हैं, तो उन्हें कहाँ तक कम्युनिकेट करेगा, डिलीवर करेगा? मैनेजमेंट तक, एम्प्लॉयर्स तक। एम्प्लॉयर्स की जो डिमांड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो वो चेंजेस करना चाहते हैं, उन्हें वो डिलीवर करेगा हमारे एम्प्लॉयज़ तक। तो ये जो लीडर है ये दोनों के दोनों को बैलेंस करता है, लिंक करता है, ताकि किसी तरह की डिसफंक्शनिंग ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना क्रिएट हो, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करती रहे। तो लीडरशिप में लिंक क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग का क्या अर्थ है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, और जो फॉलोअर है वो किससे बात करना चाहता है, किससे गाइडेंस चाहता है, किससे काउंसलिंग चाहता है? लीडर से। क्यों? क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में है। उसे लगता है कि जो लीडर है इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो उससे बात करना चाहता है, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है। तो लीडर्स का जो नेक्स्ट जो फंक्शन है, कार्य है, वो है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी काउंसलिंग करना, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे, उनका बिहेवियर्स में इन्वॉल्वमेंट बना रहे, और जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लोग इजीली अचीव कर सकें। इसके बाद एक्टिव लिसनिंग। एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टिव लिसनर हो, वो सुने। यहाँ पर अधिकतर कहा जाता है लीडर का क्या काम है? बताना, डायरेक्ट करना, डायरेक्शंस देना, भाषण देना। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो लीडर है उसके अंदर एक्टिव लिसनिंग की कैपेसिटीज़ हों। जब वो अपने फॉलोअर्स को सुनेगा, उन्हें समझेगा, तभी वो उनकी जो रियल कंडीशंस हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उन्हें समझ पाएगा। और जब वो उनके रियल इश्यूज़ को समझ पाएगा, तभी वो एज ए लीडर उस ग्रुप, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संगठन में इमर्ज हो सकता है। तो एक्टिव लिसनिंग से हमें क्या पता चलता है कि फॉलोअर्स की क्या डिमांड है, उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जब फॉलोअर्स अपनी बात आके लीडर को बताते हैं और लीडर सुनता है, ध्यान से सुनता है, तो क्या होता है?
फॉलोवर्स का लीडर्स के लिए एक ट्रस्ट डेवलप होता है। आप सिर्फ किसी की बात अगर आसानी से मन लगा के सुन लेते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वो कहता कि नहीं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो एक्टिव लिसनिंग एक लीडर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या अर्थ है कि जो लीडर है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्रुप में आने चाहिए या हमारे ग्रुप को जो आगे डेवलप होना चाहिए, उसके लिए किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर की। क्यों? क्योंकि वही ड्राइविंग सीट पर है, वही ड्राइव कर रहा है पूरे ग्रुप को, बिहेवियर को, ग्रुप के पूरे एक ग्रुप बिहेवियर को। तो क्योंकि वही ड्राइविंग सीट पर है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो जो डेवलपमेंट के पूरे प्रोग्राम हैं, वो जो उस ग्रुप का डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर फोकस करना, उसको आगे बढ़ने में मदद करना और अपना रोल प्ले करना, ताकि वो जो ग्रुप है धीरे धीरे आगे डेवलप होता चला जाए। जो उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए या आ सकते हैं, वो चेंजेस धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होते चले जाएं। तो डेवलपमेंट ग्रुप के लिए और एक लीडर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसका कार्य है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन या कार्य है वो है डिसीजन मेकिंग, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेना। यह डिसीजन मेकिंग क्यों एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीडरशिप के लिए? क्योंकि जब हमने ग्रुप में कुछ फॉलोअर्स माने, फॉलोअर्स ने क्या डिसाइड किया कि ये जो लीडर है ये जो बताएंगे, ये जैसा कहेंगे, हम लोग वैसा आगे काम करेंगे। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, अपनी डिसीजन मेकिंग की जो अपॉर्चुनिटी थी, जो उनके पास पावर थी या जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी उन्हें क्रिएट हुई थी, वो उन्होंने लीडर को दी। तो यह लीडर का टास्क है कि वो बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट को, सभी एलिमेंट्स को अच्छे से एग्जामिन करे, उनका एनालिसिस करे और जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से चूज़ करके एक डिसीज़न डिसाइड करे या एक अल्टरनेटिव डिसाइड करे। डिसीज़न मेकिंग लीडरशिप के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर वो डिसाइड नहीं कर पाएगा तो फॉलोवर्स को वो क्या डायरेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी हम लोगों का एक कोई ग्रुप है और हमारे सामने कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ग्रुप का जो लीडर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अगर उसने ये डिसाइड नहीं किया कि हमें किस रास्ते पे जाना है, तो जो फॉलोवर्स हैं उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। वो क्या होंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि लीडर फेल हुआ डिसीज़न लेने में। तो अधिकतर समय पर आप देखेंगे कि जब लीडर्स कोई डिसीज़न लेने में फेल होते हैं तो सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को उसके बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर सोसाइटी में हमारे कोई लीडर है और हमारी सोसाइटी के लिए आगे कोई इश्यूज़ हैं और लीडर ने उस समय वो डिसीज़न नहीं लिया, इग्नोर कर दिया कि अच्छा देखते हैं, थोड़े दिन बाद देखते हैं, अभी कुछ हम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, वो जो बाकी इश्यूज़ हैं वो धीरे 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 पाइलअप होते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और वो प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी क्योंकि जो राइट टाइम था, जिस समय लीडर को डिसाइड करना था कि ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये मैं इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो फेल हुआ, इसीलिए वो धीरे धीरे उस पूरे ग्रुप को उस लिमिटेशन का, क्योंकि लीडर ने अपना फंक्शन पूरा नहीं किया, आगे चल के पूरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के बाद लीडरशिप के और भी या लीडर्स के और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस या कार्य हैं। तो उसमें एक और जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक फंक्शन है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि लीडर का क्या काम है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना। वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ को, ग्रुप के बाकी मेंबर्स को कम्युनिकेट करता है, ग्रुप के बाकी मेंबर्स के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कम्युनिकेट करता है मैनेजर्स तक, मैनेजमेंट तक। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे जो लीडर है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेटर होना, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अलावा जो लीडरशिप के इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसमें एक है
फॉलोअर्स के ग्रुप को डेवलप करना। अगर मैं एक लीडर हूँ तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो जो मेरे फॉलोअर्स का ग्रुप है वो मेरी एक स्ट्रेंथ है। तो लीडर का क्या काम है कि वो जो फॉलोअर्स का ग्रुप है उसे डेवलप करे, उसे बनाए कि जो उसका ग्रुप है फॉलोअर्स का वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है इवैल्यूएशन करना। किसका? ग्रुप के परफॉर्मेंस का। अगर हमारा एक ग्रुप है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है और मैं लीडर हूँ, मैंने गोल्स डिसाइड किए हैं, तो मेरा ये भी टास्क है कि जो उस ग्रुप के परफॉर्मेंसेस हैं वो कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्मेंस को मैं इवैल्यूएट करूं ताकि मेरे कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं और बाकी जो ऑब्जेक्टिव बचे हैं उन्हें अचीव करने के लिए मुझे कितना समय, कितने रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए इवैल्यूएशन करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इमोशनल सपोर्ट। आगे लीडर्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो अपने फॉलोअर्स हैं उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। तो आप सामान्यतः देखिए, अगर ग्रुप में जो लीडर है वो आपके साथ खड़ा है, या आप कहीं मैच देखते हैं तो आप कहते हैं कि जो उस टीम का लीडर है वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को बहुत इमोशनली सपोर्ट करता है। जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब भी, अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तब भी, तो जो लीडर है उनके साथ खड़ा है। तो यहाँ पर साथ खड़ा होने का क्या अर्थ है कि मैं इमोशनली सपोर्ट कर रहा हूँ अपने बाकी ग्रुप के मेंबर्स को। उससे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, अपने जो लीडर है उसके लिए रेस्पेक्ट, ट्रस्ट डेवलप होता है, और जो मेरा ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा कोहेसिव हो जाता है, और जो कोई इश्यूज़ आते हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ है कि जब कोई ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं तो सबके यहाँ पे अलग अलग रोल्स होते हैं ग्रुप मेंबर्स के, तो वो उसमें कोऑर्डिनेट करता है कि ये जो रोल है, ये जो दूसरा रोल है, ये किस तरीके से पूरा किया जाए, और ये जो डिफरेंट रोल्स हैं ये मिल के आपस में कोऑर्डिनेट होकर किस तरीके से जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, मेरा फाइनल डिमांड है, उसे मैं कंप्लीट कर सकूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है कि जो जहाँ पर लीडर है वो इंस्ट्रक्ट करे, वो बताए कि आपको किस किस तरीके से काम करना है। तो यदि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो लीडर का ये काम है कि वो आए और मुझे इंस्ट्रक्शन दे, मुझे बताए कि मुझे किस कोर्स ऑफ एक्शन के फॉर्मेट में आगे काम करना है। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन हम लोगों ने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मोटिवेशन के अर्थ और उसकी उपयोगिता के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। यहाँ लीडर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ या ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका जो मोटिवेशन का लेवल है उसे हमेशा अप करे, बढ़ा के रखे, ताकि जैसा हमने पहले समझा था कि मोटिवेशन से हमें परफॉर्मेंस को करने में जो एनर्जी है वो मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है, हमारे अंदर परसिस्टेंस होता है। तो ये लीडर का काम है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे और मोटिवेशन को हमेशा अप रखे। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग अ वैल्यू सिस्टम। यहाँ लीडर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जो जिस ग्रुप में, जिस संगठन में, जिस सोसाइटी में है, उसके लिए जो एक वैल्यू सिस्टम है उसे इस्टेब्लिश करे। ऐसा ना हो कि सभी लोग इनह्यूमन बिहेवियर में या एक गलत तरीके से किसी कार्य को करें। तो लीडर की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो मोरल वैल्यू का सिस्टम है, जो उसका मोरल क्लाइमेट है, एथिकल क्लाइमेट है उस ग्रुप का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसे इंश्योर करे, उसे इस्टेब्लिश करे और उसे प्रॉस्पर करने में हेल्प करे। तो अब हम लोग लीडरशिप के जो फंक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद लीडर्स और मैनेजर्स। अभी लीडर और मैनेजर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कॉमनली कुछ लोग ये समझते हैं कि जो लीडर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो दोनों एक ही हैं, और जो लीडर है वही मैनेजर है, जो मैनेजर है वही लीडर है। लेकिन लीडर्स और मैनेजर्स में कुछ इंटीग्रेटेड डिफरेंसेस होते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग उन डिफरेंसेस के बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो जो लीडर्स हैं उनका क्या काम होता है, वो किस पे फोकस करते हैं? डायरेक्शन देने में, डायरेक्शन इस्टेब्लिश करने में। जबकि इसके अपोजिट में या इसके जो सेकंड एस्पेक्ट है मैनेजर्स, वो किस पे फोकस करते हैं? प्लानिंग में और बजटिंग में।
तो जो मैनेजर्स हैं वो क्या कोशिश करेंगे, रिसोर्सेज को प्लान करेंगे, बजटिंग करेंगे, लेकिन जो लीडर्स हैं वो कहाँ फोकस करते हैं, डायरेक्शन को इस्टेब्लिश करने में कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। उसके बाद जो लीडर्स हैं वो क्या है, पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। आप जिस ग्रुप के लीडर हैं उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, पर्सनली उनके फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो जो ये काम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, बाहर से, आउटसाइड, उस ग्रुप के आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट की तरह से। मतलब वो इमोशनल बॉन्डिंग, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना होके बाहर से उस कार्य को पूरा कराते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, लीडर्स कहाँ ट्रस्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। तो आप देखिए कि लीडर क्या, किसको आप लीडर मानते हैं, वो आए, वो ग्रुप में आए, वो कहीं प्रॉब्लम है, उसके आने से एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया, ऐसा लगा कि अब प्रॉब्लम है ही नहीं, या प्रॉब्लम है तो अब उसको हम आसानी से फेस कर लेंगे। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, ये कौन क्रिएट करता है, लीडर क्रिएट करता है। और जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी अथॉरिटी, पावर को यूज़ करते हैं। तो लीडर अगर आएगा तो ग्रुप मेंबर्स के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, खुशी होगी। और अगर मैनेजर आएगा वो कैसे अपने वर्क कराएगा, अथॉरिटी से। वो आएगा, चलिए ये काम कीजिए, वहाँ उसने क्या यूज़ किया, अथॉरिटी को यूज़ किया। और लीडर किस तरीके से करेगा, वो आएगा, वो उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करते हुए अपने ग्रुप बिहेवियर को डिटरमाइन करेगा। अब नेक्स्ट है अलाइनिंग पीपल, और मैनेजर का काम है ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। तो यहाँ पे अलाइनिंग पीपल का क्या अर्थ है कि जो लीडर है वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को और ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को और अपने ग्रुप मेंबर्स को ग्रुप का ऑब्जेक्टिव जो है उससे अलाइन करने का प्रयास करते हैं, एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, एक करने का प्रयास करते हैं। और जबकि जो मैनेजर है वो क्या कोशिश करते हैं, स्टाफिंग करने का, कि तुम्हारा ये काम है, तुम इस स्टाफ पे हो, यहाँ पे करोगे, तुम्हारी ये और ऑर्गेनाइजेशन में एक ये रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम स्टाफिंग का, बजट का काम करोगे, ये मैनेजर के टास्क है। अब लीडर्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को, जबकि मैनेजर क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब जो नेक्स्ट है, लीडर्स आगे किस पे ट्रस्ट करते हैं, इनोवेशन पर, जबकि जो मैनेजर्स हैं उनका किस पे फोकस रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने में, या प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो नई नई चीज़ें इनोवेट करना, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना, उस पर ज़्यादा फोकस मैनेजर्स का नहीं होता है। उसके बाद जो लीडर्स हैं वो किस पे फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर, आगे क्या विकास करना है। लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो किस पे फोकस कर रहे हैं, मेंटेनेंस पर, कि जो चीज़ें हैं वो मेंटेन रहे, फंक्शनिंग जैसी है, जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, चीज़ें मेंटेन रहे। लेकिन लीडर क्या कर रहा है, डेवलप करने के लिए उसका पर्सपेक्टिव है। उसके बाद जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट पे भरोसा कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जबकि जो मैनेजर है वो कहाँ फोकस कर रहा है, सुपरविज़न पर और ऑब्जर्वेशन पर, कि देखो कोई क्या कर रहा है, जाके उसे देख कर आओ या उसको सुपरवाइज करो। जबकि लीडर किस में ट्रस्ट करता है, लीडर कहाँ मानता है, ट्रस्ट में, कि जो ट्रस्ट मैं अगर अपने एम्प्लॉयज़ पे करूँगा, मेंबर्स पे करूँगा, तो वो एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस शो करेंगे। उसके बाद जो लीडर्स हैं उनका कहाँ फोकस होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर, जबकि जो मैनेजर्स हैं वो लोग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जो लीडर्स हैं उनका किस पे मेन फोकस होता है, इसके अतिरिक्त, ऑब्जेक्टिव के अतिरिक्त, पीपल पर, जबकि जो मैनेजर्स हैं वो कहाँ फोकस करना चाहते हैं, कहाँ वो पुश कर रहे हैं, सिस्टम पर और स्ट्रक्चर पर। तो लीडर्स क्या होते हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप के, उनका विकास हो, वो आगे बढ़े। जबकि जो मैनेजर्स हैं उनका कहाँ फोकस होता है कि जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो बना रहे, वो स्ट्रक्चरल जो स्मूथनेस है वो बनी रहे, कहीं स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे। पीपल नहीं, एम्प्लॉयज़ नहीं, मेंबर्स नहीं, स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश रहे। उसके बाद जो लीडर्स हैं वो कहाँ फोकस करते हैं, पॉजिटिव चेंजेस को लाने में, डेवलपमेंटल चेंजेस को लाने में। जबकि जो मैनेजर्स हैं उनका कहाँ पे फोकस रहता है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेरे डिज़ायर्ड चेंजेस हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करने में। तो यदि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो मेरे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, तो मैनेजर वहाँ फोकस करेगा। लेकिन जो लीडर है वो कैसे चेंजेस चाहता है, पॉजिटिव चेंजेस, जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके अंदर पॉजिटिवली चेंजेस आएँ।
तो अब तक इस लेक्चर में हम लोगों ने लीडरशिप के अर्थ को समझा, लीडर और मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझा, लीडर और फॉलोवर्स और सिचुएशन किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया। और अंत में हम लोगों ने लीडर्स और जो मैनेजर्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। आगे की क्लासेस में हम लोग लीडरशिप की जो बाकी थ्योरीज़ हैं उन थ्योरीज़ के बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। धन्यवाद।